हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारा साइंस का टॉपिक। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, ये क्लास आपकी चंडीगढ़ पीआरटी एंड साथ साथ आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड रहेगी। उन्हीं को पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास बनाई जा रही है। ये सारी आपकी क्लास जो है वो एनसीईआरटी बेस है। इसके साथ साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये क्लास है ना, इसके लिए मतलब जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फोटो देख रहे हैं, मैंने एक मतलब जैसे आपका 30 मार्क्स का उसमें कवर हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है मेरे ये, अगर आपको चाहिए हो तो आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये नोट्स जो होंगे ये आपके 30 मार्क्स में रहने वाले हैं, जिसमें 15 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस रहेगी और 15 मार्क्स का आपका स्टेट जो ये सोशल साइंस का ये सारा पोर्शन मैंने उसमें ऐड करवा दिया है। इसके साथ साथ मान लो आगे मैं कुछ और सिलेबस कराती हूँ तो वो भी पीडीएफ आपको जो है वो इसी सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। आपको इसके लिए दोबारा से परचेज करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पीडीएफ मिलने वाली है या एक ही टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। आगे मान लो मैं जनरल अवेयरनेस का कोई टॉपिक कराती हूँ, वो पीडीएफ भी इसी में इंक्लूड करती जाऊंगी। तो अगर आपको मान लो सही लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पिंग हो सकता है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं जस्ट ₹49। ठीक है, 49 रुपीज में ये है और इसमें आपके लिए सारी पीडीएफ है। सारा का सारा पॉलिटी का सेक्शन है, सारा का सारा हिस्ट्री का, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सारी ऐड कर दी है। सारी पॉलिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो सबकी एक पीडीएफ बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, इसके साथ साथ जो ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन था वो सारा लिखकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपका मन करे, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले 2 क्लासेस में आपको साइंस से रिलेटेड करा चुकी हूं। केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये एसिड बेस एंड सोल्ट का टॉपिक है, लेकिन ये हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एचएसएससी का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। और जो आपका चंडीगढ़ पीआरटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंडीगढ़ पीआरटी की जो साइंस मैंने देखी थी वो बहुत कॉमन साइंस थी। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ पूछी जाएगी, अब से 11th 12th की पूछी जाएगी, सिर्फ 10th तक की ही साइंस उसमें पूछी गई थी। अब मान लो आगे वो कुछ और सिलेबस दे देते या कुछ और देते, क्योंकि इन्होंने डिफाइन तो किया नहीं है, लेकिन हमें 10th तक की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो बहुत अच्छे से करना है और यही पूछा जाता है। एचएसएससी में भी एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम पहले इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट एसिड्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जैसे एसिड क्या है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, इसकी क्वालिटीज मतलब इसकी क्या टाइप्स हैं, इसकी क्या और मतलब किसके साथ में रिएक्शन करता है और कौन से एसिड्स होते हैं, ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेस पढ़ा दूंगी। तो पहले तो आज हम यही पढ़ लेते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज ही ये क्लास करा दी जाती है। तो एसिड जो है ना, एसिड शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो किससे मिलकर बना है? एसिडस से मिलकर बना है। यानी कि जो आपका एसिड शब्द है वो किससे मिलकर बना है? एसिडस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि खट्टा, यानी कि सोर। टेस्ट इन जो क्या हो, टेस्ट में कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि शोर होता है, खट्टा होता है। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं, इसका नाम भी एसिड है, इसका मीनिंग भी खट्टा होता है और ये टेस्ट में भी कैसा होता है? खट्टा होता है। तो एसिड्स कैसे होते हैं? टेस्ट में बहुत खट्टे होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो एसिड है वो कैसे होते हैं? तो एसिड आपके खट्टे होते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन का त्याग कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपने मतलब ग्रहण कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, तो केमिकल जब इसकी किसी के साथ में केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो ये क्या करेंगे? अपने ऊपर प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। जब भी इनकी किसी के साथ रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं? अपने साथ में हाइड्रोजन को त्याग देते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है। और लेकिन जब ये किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो नेगेटिव आयन होता है और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या करेंगे? त्याग करेंगे, रिलीज कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करते हैं? अपने पास में ग्रहण कर लेते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपने ऊपर से जो हाइड्रोजन है उसको त्याग देते हैं। ज्यादातर जो एसिड्स है उनको जितने भी आपको जितने भी एसिड्स देखने को मिलेंगे वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। आपने मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में देखा होगा, जितने भी एसिड्स होते हैं वो अपने साथ में हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं और अपने ऊपर क्या बनाते हैं? या तो कटायन बनाते हैं या अनायन का निर्माण करते हैं। कटायंस मीन पॉजिटिव होता है और अनायंस मीन्स नेगेटिव होता है।
तो ये भी याद रख लेना है। कटायंस मीन पॉजिटिव होता है और एनायंस मीन्स नेगेटिव होता है। तो ज्यादातर एसिड जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, ये याद रखना है। ज्यादातर एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं अपने ऊपर, कटायन या फिर अनायन का निर्माण करते हैं। इसके बाद है एसिड। जो ये एसिड है, अब ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो एसिड्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, ये कौन से लिटमस को कौन से कलर में चेंज कर देते हैं। तो जैसे एसिड होंगे ना, वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल रंग में चेंज कर देते हैं। तो नीले लिटमस को किस में चेंज करते हैं, लाल रंग में चेंज करते हैं। एसिड किसको चेंज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देंगे, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं एसिड। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ना ये ऐसा होता है कि भूल जाते हैं हम इसको, मतलब हमें याद नहीं रहता कि बेसिस लाल लिटमस को नीले रंग में चेंज करता है या नीले को लाल में चेंज करता है। तो ये ना हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, जब हम एग्जाम में इसको देखते हैं तो हमें ध्यान में नहीं आता है कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो एसिड होते हैं आपको याद रखना है, ए फॉर एसिड एंड बी फॉर ब्लू एंड रेड फॉर आर। ठीक है, तो ए और बी दोनों साथ में रहेंगे, आर रहेगा लास्ट में। ठीक है, ए से आपका क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, बी से आपका ब्लू बन रहा है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, ये रेड लिटमस में चेंज कर रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में लिखकर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, आप एग्जाम में इसको रिलेट कर पाएंगे। तो ए फॉर एसिड होता है, बी फॉर ब्लू लिटमस होगा, ब्लू लिटमस किस में चेंज कर रहा है, उसको रेड लिटमस पेपर में चेंज कर रहा है। तो एसिड किसको किस में चेंज करते हैं, एसिड चेंज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि कौन से आपके एसिड्स होते हैं, जैसे H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बहुत मतलब जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं। ठीक है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है टाइप ऑफ एसिड। एसिड्स के क्या क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप के एसिड्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे जो हमें एनिमल से प्राप्त होंगे, जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे फ्रूट्स में मिलते हैं, सब्जियों में मिलते हैं, दूध दही में मिलते हैं। कार्बनिक एसिड्स के स्रोत होते हैं कुछ, तो वो कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो नेचर से हमें मिल रहे हैं। वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी होते हैं, ये हमें हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं एनिमल से मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्लांट से मिलते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन। जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये विटामिन, जैसे इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ज्यादातर इनमें कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी जो है वो फलों में पाया जाएगा, सब्जियों में पाया जाएगा। कार्बनिक एसिड्स के स्रोत भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बनिक एसिड्स के जो स्रोत है उसमें सिट्रिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है और लैक्टिक एसिड्स आता है। लैक्टिक एसिड आप सभी को पता है, दूध दही में लैक्टिक एसिड मिलता है। तो यहाँ तक के पॉइंट मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये क्लास ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि मैं बहुत स्लो मोड में पढ़ा रही हूँ या बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में पढ़ा रही हूँ। ये सही क्लास है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगाकर चलिए कि आपकी इससे तैयारी अच्छी हो रही है और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की। समझ में तो आ रहा है ना आपको जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, इनऑर्गेनिक एसिड्स की। वहां पर हमने ऑर्गेनिक पढ़ा, ऑर्गेनिक वो होता था जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते, जो हमें कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त नहीं होते, जो कहीं ना कहीं अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होंगे या अधात्विक तत्वों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो नेचर हमें नहीं देता है। तो जैसे आपको H2SO4 है, HCl है, नाइट्रिक एसिड्स है, ये सारे क्या हैं, आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। यहाँ मैंने लिखा है, जैसे कुछ एसिड्स लिखे हैं और उनके सोर्स लिखे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लो और अच्छे से पढ़ लेना कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला है C6H8O7। तो आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H8O7 है। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे इसके सोर्सेस में नींबू है, संतरा है, टमाटर है और खट्टे फल है। जैसे आपके जो खट्टे फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपको याद रखना है खट्टे फलों में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड आपसे पूछा जा सकता है, नींबू में कौन सा एसिड है, संतरे में कौन सा एसिड है, टमाटर में कौन सा एसिड है, या खट्टे फ्रूट्स में कौन सा एसिड है। तो आपको क्या टिक करना होगा, उसमें सिट्रिक एसिड है। तो आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड किसमें होता है, नींबू में, संतरा में, टमाटर में और खट्टे फलों में। उन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है,
इसके बाद है एसिटिक एसिड। हम एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। इसमें होता है CH3COOH। इसमें क्या पाया जाएगा? आपका सिरका पाया जाएगा। तो एसिटिक एसिड में क्या होगा? CH3COOH, इसमें सिरका पाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सिरके में आपसे पूछा जा सकता है सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक होता है। इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है सिरके का, CH3COOH। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद भी कराया था। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको जब सारे साइंटिफिक फॉर्मूलाज पढ़ाए थे उनके बारे में मैंने आपको वहां पर याद भी कराया था। इसके बाद है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है जो मधुमक्खी वगैरह काट लेती है ना, आपको जो डंक सा लगता है, आपको ऐसे एकदम चुभन सी होती है, तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। ठीक है, तो इसलिए होता है मधुमक्खी में और चींटी के डंक में पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड किस में होगा? चींटी के डंक में। और मधुमक्खी में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है खट्टे दूध में, दही में, इन सब में आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये एसिड वाला जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है। अभी और भी हमारे एसिड्स रहते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये रिवाइज भी कराऊंगी। इससे क्या होगा? आपको अच्छे से याद होगा। एक्सोर्बिक एसिड होता है, एक्सोर्बिक एसिड होता है आंवले में और पपीते में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंवला है ना, ये उस वाले में नहीं गया, सिट्रिक एसिड में नहीं गया। सिट्रिक एसिड में हमने नींबू पढ़ा था, संतरा पढ़ा था, खट्टे फल पढ़े थे। तो एक्सोर्बिक एसिड किस में होगा? आंवले में, और पपीते में भी एक्सोर्बिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। ये तो इमली में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ अंगूर और इमली से क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सा एसिड है, तो अंगूर में, इमली में, कच्चे आम में, इन सब में टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सैलिक एसिड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पालक से पूछ लेता है, टमाटर से पूछ लेता है कि टमाटर में, पालक में कौन सा एसिड है, तो आपको ऑक्सैलिक एसिड टिक करना होता है। यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं तो वो यूरिन में होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक के जो एसिड मैंने समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं एसिड वाले को, फिर मैं आगे आपको टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रखने वाली हूँ। क्लास छोड़कर भाग मत जाना, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम में चांसेस नहीं इसमें से क्वेश्चंस आने के। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड में क्या पाया जाता है? नींबू पाया जाता है, संतरा, टमाटर और खट्टे फल। और एक बात मैं और आपको बता देती हूँ कि मैं ना एक क्लास बनाने वाली हूँ जिसमें आप उसको टाइप ऑफ मैराथन कह सकते हैं, क्योंकि ना उसमें मैं जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे वन रिपोर्ट है या जो फेस्टिवल हुए हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, कुछ टॉपिक्स और थे जैसे सूरज कुंड मेला है उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इन सबको ना एक ही क्लास में मर्ज करके पढ़ाने वाली हूँ। मैराथन कह सकते हैं आप उस क्लास को। वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसी उम्मीद है कि उसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। बजट भी पढ़ाऊंगी, मैंने करा भी रखा है बजट, अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो बजट की क्लास बनेगी वो आपकी रिवीजन टाइप क्लास होगी। टाइप ऑफ मतलब एक बार हम उसे अच्छे से फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो बजट की थोड़ी लेंथी क्लास है क्योंकि आपका बजट जो है वो 100 पेजेस के अराउंड है। तो इतनी सारी एक क्लास में कराना पॉसिबल शायद नहीं होगा, तो बजट का अलग सेक्शन रहेगा। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे गेम्स वगैरह हुए, और इसके साथ साथ जैसे आपके सूरज कुंड मेला हुआ, रिपब्लिक डे पर कैसे रहा, झांकियां किसकी फेमस रही, कौन सी फर्स्ट आई, ये रिपोर्ट्स क्या रही, फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या रही, ठीक है, कौन से महोत्सव मनाए गए, ये सारी एक क्लास रहने वाली है। इसके साथ साथ योजनाओं की एक क्लास रहेगी। तो ये जो भी स्टूडेंट HSSC ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस क्लास को जरूर से जरूर देखिएगा। ये चंडीगढ़ PRT वालों के लिए नहीं है, ये HSSC ग्रुप डी वालों के लिए है। तो ये दो तीन दिन में आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी, तो इसे जरूर से जरूर देखना। इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहने वाले हैं। इसके बाद अब हम रिवाइज कर रहे थे एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरके में होता है। फॉर्मिक एसिड आप सभी को पता है मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में होता है। लैक्टिक एसिड होता है खट्टे दूध में और दही में। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सोर्बिक एसिड होता है आंवले में और पपीते में। टार्ट्रिक एसिड होता है कच्चे आम में, अंगूर में, इमली में। कच्चे आम में, अंगूर में और इमली में। ऑक्सैलिक एसिड होता है पालक में और टमाटर में। इसके बाद यूरिक एसिड यूरिन में। तो आई होप यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है जो ऑक्सीडाइज्ड एसिड होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु में O2 भी प्रेजेंट हो, ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे एसिड्स जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं H3PO4 है, HNO3 है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है ये। इसके बाद है हाइड्रा एसिड कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है, हाइड्रा वाले में O2 प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर हेलोजन होता है, ब्रोमीन, आयोडीन, HCl, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? हाइड्रा एसिड के एग्जाम्पल है। जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होंगे, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है वो आपके हाइड्रा एसिड्स होते हैं।
इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हेलोजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, HCl है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड्स की, मतलब एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, किस किस के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, तो ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर है रिएक्ट विद मेटल्स। जो एसिड्स होते हैं वो किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या उत्पादन करते हैं, क्या मतलब क्या रिलीज करते हैं। तो ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, मेटल के साथ में। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और साथ साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे HCl है। HCl क्या है, आपका एसिड है। मैग्नीशियम क्या है, आपका मेटल है। अब ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, MgCl2 यानी कि सोल्ट बन गया। ये जहां पर भी Cl ऐड हो जाता है वहां पर क्या बन जाता है, आपका एक सोल्ट का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन जो है ये अलग हो गया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है और साथ साथ इसके साथ साथ क्या बन रहा है, यहाँ पर सोल्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल सा है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये एसिड और मेटल, जो एसिड्स होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके एक NaCl ने सोल्ट का निर्माण करते हैं, कोई ना कोई क्लोराइड का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जिसमें ना प्रोटॉन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विलयन में पूर्णतः आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ये मैंने अलग लिख दिया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन से होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो जलीय विलयन में पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जो जिनमें ना प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हाई होती है, जो अपने ऊपर से हाइड्रोजन को जो है ना बहुत मतलब जल्दी त्याग कर देते हैं और अपने ऊपर क्या करते हैं, प्रोटॉन की क्षमता को हाई कर लेते हैं। जिनमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, यानी कि इनको छोड़ देते हैं, लेने की नहीं सॉरी छोड़ने की क्षमता होती है, जो बहुत जल्दी त्याग कर देंगे किसका, हाइड्रोजन का। जैसे H2SO4 है, बहुत जल्दी रिलीज कर देता है। HCl है, बहुत जल्दी रिलीज कर देता है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, ये देखो यहाँ पर ये सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये HCl था और ये मैग्नीशियम था। यहाँ पर जो HCl है ना, इसने बहुत जल्दी हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब धोखेबाज है ये। ठीक है, एक तरीके से ऐसे लगा लो, बहुत जल्दी छोड़ देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको बहुत जल्दी रिलीज कर देता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो HCl को आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 को आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 को आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे H2SO4 है, इसकी हम किसी के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन को अलग करता है और उसके साथ में जाकर मिल जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। आप स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या कह सकते हैं कि धोखेबाज एसिड है, मतलब मजाक तरीके से पढ़ा रही हूँ, मजाक कर रही हूँ मैं, ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। इसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं, वे एसिड जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से क्या रहते हैं, आयनित रहते हैं, जो हाइड्रोजन का क्या नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाते। तो वीक एसिड भाई थोड़े से लॉयल टाइप के हैं। तो वीक एसिड क्या है, वे एसिड जो जलीय विलयन में क्या नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और आंशिक रूप से आयनित होते हैं और अपने ऊपर से जो हाइड्रोजन है उसका पूरी तरीके से त्याग नहीं कर पाते हैं। वीक एसिड का मान जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब मान लो ये वाला जो pH स्केल होता है, यहाँ पर आपको ये 7 देखने को मिलता है, ये न्यूट्रल होता है। इस साइड वाले जो होते हैं 7 से कम वाले, उनका वो क्या होते हैं, मतलब एसिड होते हैं। ठीक है, जिसका जितना कम pH मान होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, यानी कि अक्षार होते हैं। अब इनका यहाँ पर जितना ज्यादा pH होता जाएगा ये उतने कैसे नेचर के होते जाएंगे, बेसिस नेचर के होते जाएंगे। तो इसलिए जो वीक एसिड है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनकी जो वैल्यू है ना वो कम होती है, ज्यादा होती है। तो वीक एसिड किसे कहेंगे, जो यहाँ पाए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जिनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, धोखेबाज होते हैं ना जो उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो क्या होंगे, कम नंबर वाले होंगे, 0 1 2 3। ठीक है, इसके बाद जो वीक एसिड होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, जैसे 5 6 7। ठीक है, बस ऐसे रिलेट करके पढ़ लेना, इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। तो अभी मैंने आपको बताया जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका जो pH वैल्यू है वो क्या होता है, कम होता है। इनकी वैल्यू क्या है, कम है। वीक एसिड की वैल्यू क्या है, इनसे ज्यादा है, लेकिन 0 से 7 के आसपास मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है सांद्र एसिड। ये एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें अम्ल की मात्रा सोलवेंट से ज्यादा होती है। ये एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होगा, मतलब जैसे कोई सोलवेंट है, कोई मिक्सचर है, उसमें एसिड की मात्रा इस सोलवेंट से क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। तो वो क्या होता है, यहाँ पर सांद्र एसिड
एसिड होता है, सांद्र अम्ल होता है। यहाँ तनु अम्ल क्या है, जिसमें एसिड की मात्रा कम होती है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर मैंने फिर से वो प्रॉपर्टी वाला एक पढ़ाया था ना, बीच में अलग से ऐड कर दिया। तो पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं वो क्या करती है, रिएक्शन करती हैं किसके साथ में, एसिड्स के साथ में, और किसका निर्माण करती हैं, क्लोराइड का निर्माण करती हैं, सोल्ट का निर्माण करती हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन को रिलीज कर देती हैं। तो यहाँ पर अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनाइड एंड मेटल हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर जो ये रिएक्शन करेंगी किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में, और इनके साथ साथ ये लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण करेंगी। तो ये याद रखना है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के साथ साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, और किसका रिलीज करती है, क्या बनाती है, लवण बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद जो एसिड है वो बेसिस के साथ में रिएक्शन करके परस्पर एक दूसरे को क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं। तो ये बात याद रख लेनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसिड और बेस की जब हम एक साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो जब दोनों की एक साथ में रिएक्शन होगी ना, तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, किसी का किसी पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उदासीन हो जाएंगे, और किसका निर्माण करेंगे, सोल्ट का और H2O का, वाटर बनेगा इसमें। और यही क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बताइए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिस और जब एसिड की आपस में रिएक्शन होती है तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और लास्ट में हमारे पास में क्या बचता है, सोल्ट बचता है, और साथ साथ इसके वाटर बचता है। ठीक है, H2O बचता है। तो यही कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसके बाद है यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। ये जो धात्विक ऑक्साइड होंगे उनके साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। ऑक्साइड के साथ साथ ये क्या है, यहाँ पर एक मतलब एसिड है, HCl एसिड है। तो अब इन दोनों की जब रिएक्शन हो रही है तो ये क्या बना रहा है, CuCl2 बना रहा है, यानी कि ये लवण बन रहा है हमारे पास में, और इसके साथ साथ रिलीज किसको कर रहा है, H2O को रिलीज कर रहा है, वाटर को रिलीज कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें जो विलयन मिलता है उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हरा हो जाता है। कई बार ये कलर भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें जो कलर मिलेगा वो कैसा होगा, नीला हरा हो जाएगा। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। धात्विक जैसे कार्बोनेट के साथ में और साथ साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है, सोल्ट बनाता है, और इसके साथ साथ H2O का निर्माण करता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। सांद्र एसिड कौन होते हैं, जिसमें ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें एसिड ज्यादा होता है बजाय कि सोलवेंट के। तनु एसिड वो होता है जिसमें सोलवेंट ज्यादा होता है, एसिड कम होता है। ठीक है, वीक एसिड लोयल एसिड होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है और अपने ऊपर से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन का त्याग नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, जो अपने ऊपर से बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। जो वीक एसिड्स हैं उनके एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। ठीक है, ये नेचुरल एसिड भी है, मैंने आपको भी पढ़ाया ही था। तो ये सारा ना हम पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। अभी ये किस में कौन सा एसिड होता है ये अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसमें आपको पूरा अक्षर या बेसिस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो वो क्लास भी देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।